नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री में आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट वर द कॉजेज फॉर इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन इन द इंग्लैंड। ये पूरा यहां से, इसके बाद यहां से इन द लेट 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये पूरा क्वेश्चन हो गया लेसन पे। अर्लियस्ट फैक्ट्रीज, जो सबसे पहले फैक्ट्रीज आई इंग्लैंड में वो 1730s में आई, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में ही फैक्ट्रीज ज़्यादा लगी इंग्लैंड में। अब फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज द कॉटन। जब इंडस्ट्रीज लगी तो सबसे ज़्यादा डिमांड में आया वो क्या आया? कॉटन। अब वो कैसे पता चलता है? इस प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। देखो प्रोडक्शन तो कॉटन का बढ़ गया लेट 19th सेंचुरी में, लेकिन अभी बात हो रही है लेट 18th सेंचुरी की। लेट 18th सेंचुरी मतलब 1780s के बाद की सेंचुरी। आपको पता है ना एक आगे होता है। अब जैसे 2022 है तो हम कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में। ये आप ध्यान रखना आप। तो अब उसमें क्या था, अब हम उसको तो छोड़ते हैं, हम अपने लेट 80s उस पर आते हैं 18th सेंचुरी पे। देखिए 760 में ब्रिटेन जो था वो 2.5 मिलियन पाउंड की रॉ कॉटन बाहर से मंगवाता था, इंपोर्ट करता था अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए। लेकिन 1787 में वही इंपोर्ट उसका 22 बिलियन पाउंड हो गया। कितना ज़्यादा बढ़ गया। और यही क्वेश्चन है हमारा कि वो क्यों बढ़ा। यही क्वेश्चन है कि वो कॉटन का इंपोर्ट लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में इतना क्यों बढ़ गया। अब आंसर यहां से है अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द लेट 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी कॉटन का कपड़ा बनता है उसमें ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। तो जो इन्वेंशन हुई ना 18th सेंचुरी में, उससे इन प्रोसेस की बहुत अच्छी हो गई। मतलब कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई। दे इनहेंस द, अब इसकी वजह से आउटपुट पावर पर वर्कर बढ़ गई। अब हर वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा और दे मेड पॉसिबल प्रोडक्शन स्ट्रॉन्गर। और यार्न जो था, थ्रेड्स जो थे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया बनने लगे। ये आपका पहला पॉइंट है आंसर का। अ सीरीज से लेके यार्न तक प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया और बहुत जल्दी हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होने लगा। और कोई चीज़ अगर जल्दी बनेगी तो उसके लिए फिर रॉ मटेरियल दोबारा से चाहिए। उसके बाद देखो रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड, उसने कॉटन मिल बनाई। तो यहां से मार्क कर लो सेकंड पॉइंट, रिचर्ड से लेके कॉटन मिल तक। अब उस टाइम में क्या था, टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन जो था वो पूरा कंट्री साइड में था और वो विलेज में होता था, घरों में। लेकिन अब नई मशीन जो आई थी, न्यू कॉस्टली मशीन्स कुड बी परचेज, सेटअप एंड मेंटेन्ड इन द मिल। नई कॉस्टली मशीन्स खरीदने लगी, मिल बनने लग गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट दोबारा यहीं से शुरू हो रहा है, विद इन द मिल। प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ, यानी ये जितने आपने प्रोसेस पढ़े, कार्डिंग, रोलिंग, वो एक ही छत के नीचे आ गए और उनका मैनेजमेंट भी। तो इसकी वजह से केयरफुल सुपरविजन होने लगा प्रोडक्शन प्रोसेस का, और एक क्वालिटी पे वॉच होने लगा, और रेगुलेशन ऑफ लेबर हो गई आसान। लेबर तक ले लो, रेगुलेशन ऑफ लेबर। ये 2 पॉइंट ही हैं इसके आंसर। इन अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंग बिकेम एन, अब पूरा पैराग्राफ में ये पढ़ के तुम्हें मतलब बताती हूँ। इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, सो द विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम्स टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, देयर contemporaries were dazzled, they concentrated their attention on the mill, almost forgetting the violence and worker shops where the production still continued. हाँ जी, देखिए अब इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में हर जगह फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के बिना आप इंग्लैंड को सोच भी नहीं सकते। और लोगों को ऐसे लगता था कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो हर जगह ना वो चकित थे, मतलब चकित डेजर्ट की हिंदी है, यहाँ के हैरान थे कि हर जगह फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। और वो जो काम पहले बायलेंस और विलेजेस में होता था उसको सब भूल गए। लेकिन ये अभी इन्होंने पैराग्राफ डाल दिया है, लेकिन आगे लेसन में अभी इसकी बात नहीं हुई है। अभी वही मैनुअल पावर है, फैक्ट्रीज नहीं आया। ये मुझे समझ नहीं आया इन्होंने यहाँ क्यों बात डाल दी है।
तो इस पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी इंडस्ट्रियल चेंज की क्या रफ्तार थी। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितनी जल्दी हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ग्रोथ था फैक्ट्री का, मुझे तो पता नहीं भैया मीन्स फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज का जो सेकंड है उसका आंसर इस बुक में है भी या नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो स्लो ही था, वो फास्ट नहीं था। ओके, अब इसमें देखो मैं लास्ट पैराग्राफ पे जा रही हूँ। Historians have come to increasingly recognize that typical workers in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsmen and laborers. Why? यानी कि हिस्ट्री में ये कहते हैं जो वर्कर्स थे मिड 19th सेंचुरी के वो हाथ से काम करते थे मैनुअली, वो मशीन से काम नहीं करते थे, जो पुराने ज़माने वाले तरीके थे उसी से वो काम करते थे। क्यों? और वही पूरा इसमें ये सारा आंसर है जो अब हम पढ़ेंगे। ये 1 2 3 पॉइंट जो लिखे वही आंसर है। अब देखिए इन्होंने लिखा ये फर्स्ट मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज जो थी शुरू में, जो इस पूरे पैराग्राफ में है वो ये बताया गया है कि जो डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो जो सबसे पहले आई थी वो कॉटन और मेटल्स ही थी, उन्हीं का ज़्यादा रोल था। ग्रोइंग एट रैपिड पेस, ये बहुत जल्दी बढ़ी। कॉटन जो थी वो 1840s में देख लो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लीडिंग सेक्टर थी, मेन जो इंडस्ट्री थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो मेन इंडस्ट्री थी वो ये कॉटन की ही थी। इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री आई। क्यों? क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में 1840s में और उसकी कॉलोनीज़ में 1860 में, तो आयरन और स्टील की डिमांड एकदम बढ़ गई। तो इसमें कह रहा है 1873 में ब्रिटेन 77 मिलियन का आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करता था, यानी दूसरी कंट्रीज़ को बेचता था, जो बाद में उसका एक्सपोर्ट डबल हो गया। तो ये जो है ना ये तो पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेस वाला है तो ये आप लिखना, लेकिन जो मैंने मर्चेंट वाला दिया उसमें ये पॉइंट नहीं आएगा। अब इस सेकंड पॉइंट से हमारा आंसर डिस्कस होगा। क्या द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल। उसने कहा ना कि भाई मशीन का युग नहीं था, वही क्राफ्टमैन थे पुराने। क्यों? क्योंकि नई इंडस्ट्री ना जल्दी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। 19th सेंचुरी के एंड तक भी 20% जो टोटल वर्क फोर्स था वो मशीन से काम करता था। टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्सटाइल ही एक डायनामिक सेक्टर था, लेकिन उसमें भी जो लार्ज आउटपुट थी वो फैक्ट्रीज से नहीं आती थी, वो डोमेस्टिक यूनिट से आती थी, यानी वही जो पुराने वाला काम चल रहा था। तीसरा पॉइंट क्या है? द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट सेटअप बाय स्ट्रीम पावर्ड कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैग्नेंट ईदर। सिमिलरली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स सच एज, ये सारा आपका दिया हुआ है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। अभी आपने पढ़ा कि टेक्सटाइल में और स्टील इंडस्ट्री में तेजीज आ गई थी, है ना, लेकिन इस पेस ने जो पुराने वाले काम थे उसको कोई रिप्लेस नहीं किया, राइट। और ऑर्डिनरी और जो छोटी छोटी इन्वेंशंस हुई थी, यानी उस समय जो हुई थी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में, नॉन मशीनाइज्ड सेक्टर में, मशीन्स के बिना जो और भी इन्वेंशन, मशीन्स तो आ गई, फैक्ट्री तो सेटअप हो गई, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं हुई। तो उसके अलावा जो इनोवेशंस हुई ना, उन्होंने उस ये फूड प्रोसेसिंग उन्हीं काम को बढ़ावा दिया जो पहले कंट्री साइड में होते थे या जो ट्रेडिशनल थे और क्राफ्टमैन वाले काम थे। तो उनको उन इन्वेंशन से ज़्यादा फायदा हुआ, तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहे। एंड लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों मशीन्स का ज़्यादा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज मतलब लोगों ने अपने ट्रेडिशनल्स मेथड को छोड़ के मशीन्स को अडॉप्ट बहुत देर से किया। क्यों? न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, महंगी थी। मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर कॉशन अबाउट यूजिंग इट, तो वो बहुत ध्यान से उसे यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करना कॉस्टली था। दे वर नॉट इफेक्टिव एज इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं थे जितने के करते मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते थे। और दूसरा, सारा काम तो मशीन नहीं कर सकती ना, कुछ डेलिकेट काम है, कुछ आज भी आप मशीन का कपड़ा लो और हाथ का बना हुआ कपड़ा लो। हमारे इंडिया में खादी भंडार चलता है ना, हैंडमेड, वो बहुत कॉस्टली होता है। जो भी हैंड वर्क होता है ना, कढ़ाई एक मशीन की लो, एक कश्मीर साइड और अलग साइड कढ़ाई होती है,
वो लोग हाथ से खुद करते हैं मैनुअली, क्राफ्टमैन, वो फिर भी महंगा बिकता है और वो बहुत बेटर क्वालिटी का और बड़ा बारीक इंट्रिकेट काम होता है वो, तो वो हमेशा कॉस्टली होता है, तो वो मशीन नहीं कर सकती। अब देखो ऊपर वाली बात को प्रूव करने के लिए ये जो है ना, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये आपके आएंगे आंसर में। इन आंसर को ना आपको या तो बुक के वो लेना या यहाँ से द कॉस्ट फॉर इंक्रीज से लेके प्रोडक्शन तक, यहाँ तक ले लेना, ये वाला आंसर आपका। कहता है कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव किया। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कोमैन ने बनाया था, जेम्स वॉट ने उसको इम्प्रूव किया और उसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब कि ये उसी की चीज़ है, वही बनाएगा। अब मैथ्यू बोल्टन ने उसका जो फ्रेंड, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड था, उसको नए मॉडल को बनाया, लेकिन बहुत सालों तक उसे कोई बायर नहीं मिला। रीज़न वही था कि कॉस्टली था और रिपेयर हो गया तो ठीक नहीं होगा, तो वो स्लो था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बिगिनिंग में देखो इंग्लैंड में 80 कॉटन इंडस्ट्री 325 स्टीम इंजन थे, जिसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्री में थे, 9 वूल इंडस्ट्री में थे, बाकी माइनिंग में थे, कैनाल वर्क और आयरन वर्क में थे। स्टीम इंजन जो है वर नॉट यूज एनी ऑफ द, कोई और इंडस्ट्री उस टाइम तक यूज़ नहीं करती थी, बहुत बाद में जाके इसका यूज़ होने, लेटर मच इन द सेंचुरी, बाद में यूज़ होने लगा। टिल सो इवन मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रीज। तो कहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी जो उनका प्रोडक्शन बहुत गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्हें मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्हें बहुत बाद में जाके अपनाया।